नमस्कार। आज हम लोग सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल पहला पाठ पढ़ाया तो उसमें जो तथ्य थे उसको भी मैंने समझाया है। तो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, यहाँ पर कुछ तथ्यों को हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे धारणाओं और संस्थाओं व लोकतंत्र के नियमों को भी हम जान चुके हैं। आखिर लोकतंत्र की नियम क्या है और वह किस प्रकार से काम करता है सत्ता में, मतलब पावर में, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया के मूल में सत्ता की साझेदारी का प्रयास हम इस संदर्भ में भी करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के सिद्धांत व व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषण करेंगे। उसके व्यवहारिक पक्ष को हम देखेंगे कि किस प्रकार वह कार्य करता है और किस प्रकार वह हमारे समाज के नियमों के अनुरूप करता है या नहीं, किस प्रकार वह हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका अध्ययन हम आज करेंगे। राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था की गई। भारत में निचले स्तर की व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का भी अध्ययन करेंगे। इसमें हम बिहार में जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम आज इस सत्ता के साझेदारी और कार्यप्रणाली में किस प्रकार से काम करता है उसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव व आर्थिक गतिरोध आदि के साथ बेल्जियम व श्रीलंका के साथ भारत में जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर संघर्ष व टकराव का अध्ययन हम करेंगे। इसमें उदाहरण के रूप में आपको मैं श्रीलंका के जो सत्ताधारी सिंहली समुदाय है, जिसमें तमिलों और सिंहलियों के बीच टकराव ने एक भीषण गृह युद्ध का रूप ले लिया। अतः विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन उचित है। सामाजिक समूहों को अभिव्यक्ति व पहचान मिलती है। लोकतंत्र में जनता सारी तैयारी और शक्तियों का स्रोत और उपयोग भी करने वाली कही जाती है और वह उपयोग करती भी है। आप देखे होइएगा, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जब टकराव होता है तो वो देश विखंडन का ही रूप लेता है। तो यहाँ पर श्रीलंका में यही चीज़ देखने को हमें मिला था। मानव समूहों की इच्छाएं, पसंद, हितों व जरूरतों के बीच पोषण, प्रतिद्वंद्वता स्वाभाविक रूप से चलती है। आप देखे भी होइएगा कि मानव का जो समूह होता है उसमें पसंद, नापसंद, रंग, जाति, धर्म आधारित जो विभेदीकरण है वह आपके समाज में भी व्याप्त है। जिस समूह के पास ताकत होगी वह दूसरे समूह को दबा देगा। आपने देखा भी होगा, जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होती है क्या करता है, वो छोटे से समूहों को दबाना चाहता है। इससे लोगों में एक असंतोष व आक्रोश पैदा होगा। लोकतंत्र में ताकत सभी के हाथों में होती है, उसे हम वोट कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस पार्टी को, उस जनप्रतिनिधि को वोट नहीं देते हैं और वो हार जाता है। नहीं तो हम न्यायालय के शरण में जाते हैं और वहाँ से उस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार, आखिर ये गैर लोकतांत्रिक सरकार है क्या? जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है उसी को गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। वहाँ है राजशाही, तानाशाही और दलित शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों के बीच प्रतिद्वंद्वता सामाजिक विभाजन को संभालना की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। और आप देखते हुएगा
कि कहीं प्रतिद्वंदिता होती है तो लोकतंत्र उसे क्या करता है, बातचीत के द्वारा उसे हल भी कर लेता है। हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं सबसे अच्छी व्यवस्था अगर कहीं कही जाती है तो वह लोकतंत्र को कहा जाता है। आखिर लोकतंत्र काम कैसे करता है? तो लोकतंत्र सामाजिक समूहों, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की समान संख्या इस बात का ही उदाहरण है। वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। कहाँ? तो बेल्जियम में। तो वहाँ पर बातचीत के द्वारा दोनों समुदायों को बंटवारा करके सामान्य पावर, समान अधिकार दिया गया और इस समस्या से निराकरण निकल गया है। अगर कोई समूह को कोई के लिए दबाव बनाता है तो दूसरा समूह प्रतिकार करता है। इसलिए सरकार नीतियों को सोच समझकर बनाती है। यहाँ राजनीतिक दलों से मोल तोल करने वाले सख्त माध्यम होते हैं और हमारे समाज में भी देखा गया है कि जो नीतियाँ बनती है किसके लिए बनती है, हम सब लोगों के लिए सामान्य रूप से बनती है। राजनीतिक दलों के इतिहास पर अब हम गौर करेंगे। किस प्रकार राजनीतिक दल हमारे समाज में पैठ बनाते हैं। हम पाते हैं कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचार और समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। सत्ता की साझेदारी का सबसे अधा रूप गठबंधन की सरकार में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वह एक के हाथ में सत्ता नहीं रहती है। लोकतंत्र में सत्ताओं का भी परिवर्तन होता है। वोट देते हैं जो हमारे विचारधाराओं के समूहों के हित की और जो समस्याओं को हल करता है उसी को हम वोट देते हैं और वह जीतता है। इस प्रकार से वह क्या होता है, जरूरत के आधार पर काम करता है। अगर वह नहीं करता है तो हम दूसरे पार्टी को जिता देते हैं। एक शब्द आ रहा है गठबंधन। क्या है? तो गठबंधन होता क्या है? राजनीति में गठबंधन दो राजनीतिक दलों के आपस में मेल को हम गठबंधन कहते हैं। इसमें बहुत सारे दल हो सकते हैं लेकिन इनका एक मोटो होता है, इनका एक सिद्धांत होता है और उसी के अनुसार ये काम करते हैं। गठबंधन की सरकारों में दिखाई पड़ता है राजनीतिक दल एक एक साथ होकर समय में सरकारों के साथ साझेदारी करते हैं और हमारे यहाँ भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। हमारे यहाँ नीतीश कुमार और बीजेपी क्या है, गठबंधन की सरकार है। दबाव समूह के सामने इस संघर्ष व आंदोलन में कई तरह के हित व शामिल होते हैं। हम अगर उन हितों को पूरा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सरकार पर दबाव और संघर्ष के लिए आंदोलन भी करते हैं। इसी तरह से आरक्षण, सूचना का अधिकार आंदोलन, सरकारों के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा भी होता है। क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है जो कि हम जानते भी हैं। और सरकार के अंग होते हैं तीन। कौन कौन है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। देखिए, जब सरकार पावर में रहती है तो हर व्यक्ति पावर में होता है। इसीलिए आप अपने घर में समझ सकते हैं, आपके गार्जियन के पास जब पावर रहता है तो वो अपने बड़े बेटे या अपनी पत्नी को दे देते हैं। उसी प्रकार से जब कोई नहीं रहता है तो पावर क्या होता है, आपके पास भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सरकार के पास भी तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या करते हैं, अपने पावर को बांट देते हैं या नियंत्रण और संतुलन की व्याख्या करते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका, भारत में ही है। सरकार के साथ साथ एक स्तर पर सत्ता के बंटवारे को हम क्षैतिज
वितरण भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्षैतिज वितरण क्या है, तो सरकार के एक स्तर पर सत्ता के बंटवारे को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता के बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्ववर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्ववर्ण। केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हो हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं एवं सत्ता के इस बंटवारे को हम संघवाद के नाम से जानते हैं। इसे क्या जानते हैं? तो संघवाद के नाम से हम जानते हैं। प्रत्येक इकाइयों को केंद्र सरकार के आदर्शों का पालन करना पड़ता है। जो भी यहाँ पर सरकार होती है वो उनके आदेशों को मानना राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार को भी पड़ता है। सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुगामी इकाइयों में बढ़ जाती है। आप देखते भी होइएगा और हमारे समाज में यह व्याप्त भी है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। वह अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है और अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। नागरिक की दोहरी पहचान व निरीक्षणता होती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की जाती है। अब हम लोग समझेंगे संघीय व्यवस्था का गठन। यह दो तरह का होता है, स्वतंत्र और संप्रभुत्व। राज्य के आसपास में सामान्य संप्रभुत्व को स्वीकार करना ही संघीय राज्य का गठन करते हैं। उदाहरण के लिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि को ले सकते हैं। संघ में शामिल होने वाले राज्यों के अधिकार समान हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसका अपवाद भारतीय संघ में जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों की विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन जर्मनी, भारत, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था अमेरिका से भिन्न है। यह दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है। क्षेत्रीय व अन्य विधायियों का आदर भी करती है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भी रक्षा करना व बढ़ावा देना इसका कर्तव्य है। और हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वह सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, सैकड़ों अन्य भाषाओं का संगम है। भारत लंबे समय तक विदेशी शासन के अधिकार में रहा। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से भी यह बहुत सक्षम नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 में भारत उस पर 563 रियासत थे और उसका सबका क्या हुआ, अपने देश में मिलाया गया, तब इस देश का निर्माण किया गया। कांग्रेस ने पार्टी संघीय व्यवस्था के समर्थक रही है और 1946 में गठित संविधान संघवाद था। राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन के लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। अब हम समझेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय व्यवस्था में सबसे पहले शर्त के रूप में भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारें हैं। पहली है संघीय सरकार और दूसरी है प्रांतीय सरकार। तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों और अधिकारों को बांट दिया गया और संघ सूची, प्रतीक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, बैंकिंग और समसामयिक विषय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, जेल राज्य सूची में रखा गया है और समवर्ती सूची में कानून बनाना तथा पालन करना दोनों सम्मिलित हैं।
भारत में जम्मू और कश्मीर में कोई भी नागरिक जमीन या मकान नहीं कीन सकता है। केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली आदि हैं। स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। केंद्र व राज्यों को कर लगाने व संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया ताकि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा आसानी से, सहमति से और राज्यों की सहमति के बीच ही की जाए। स्वतंत्र व सर्वेक्षण न्यायिकता की व्यवस्था भी की गई। केंद्रीय व राज्यों को कर लगाने व संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है। अब हम समझेंगे संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन किस प्रकार से ये काम करता है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो संघीय कार्यान्वयन राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा है, एक विचार है। इतिहास की वास्तविक निर्देशन होता है भाषाई समुदाय या विचारधारा पर सत्ता पर एकाधिकार चाहती है। संघीय व्यवस्था जितनी कारगर सिद्ध होती है, इसका विश्लेषण इस द्वारा हम समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा। सोवियत संघ का विघटन, उज्बेकिस्तान में भाषा संस्कृति हितों की अनदेखी तथा रूसी आधिपत्य आपने देखा होगा। अधिक से अधिक भाग लेने के मांग स्वर के 1984 में सोवियत संघ जो विघटित हो चुका है। भारतीय लोकतंत्र ने भी अपनी विविधताओं और भिन्नताओं को संभालने के लिए बहुत अथक प्रयास किया है और संघीय व्यवस्थाओं को बनाने में हमारी भारतीय लोकतंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। भाषा, तो भाषाई नीति भारतीय विभिन्नता को देखता है। यहाँ अनेक भाषाओं का प्रचलन है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा यहाँ पर दिया गया और 40% आबादी हिंदी जानती है, लेकिन पश्चिमी राज्यों के गतिरोध के चलते हमने यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को भी राजकीय भाषा की अनुमति दे दी है। सन 1947 का भारत किस हद तक सत्ता का केंद्रीकरण राष्ट्रीय एकता के मूल्यों में संवर्धन के सहायक हैं। भारतीय संघ सत्ता के केंद्रीकरण के द्वारा विभिन्नताओं की पहचान में मान्यता देता है, फिर भी यह संघ केंद्र से ज़्यादा शक्ति देती है। संविधान निर्माता विधियों को समेटने के लिए संघीय व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे और भारत राज्य के 2006 किसी राज्य के अस्तित्व व उसकी भौगोलिक सीमाओं में स्थायित्व पर संघ के नियंत्रण वह किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावी राज्य के विधानमंडल में विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान भी हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाइयों में यह देखा गया है और संविधान के 2 अनुच्छेद 33 व 34 में संघ सरकार की शक्ति उस स्थिति में काफ़ी बढ़ जाती है जब देश में किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो।